जेल में बैठा हुआ इमरान खान टोटल इनकम्युनिकेबल है। उसकी कोई खबर, उसकी कोई तस्वीर, उसका कोई कोट, उसका कोई एक्चुअल मैसेज जो है वो बाहर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बहाना करके चले जाने में और इमरान खान के मजबूरी में पाकिस्तान से चले जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि इमरान खान के बारे में मुझे कोई भी सब्सटेंटिव खबर जो है वो नहीं मिल सकती कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को आज़ाद कैंडिडेट लिखें, उनको आज़ाद इंडिपेंडेंट लिखें, उनको पीटीआई का कैंडिडेट लिखें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस साउथ अफ्रीका की उस पिटिशन के ऊपर अपना फैसला सुनाएगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। पाकिस्तान के हवाले से नेशनल डेवलपमेंट्स और कुछ बहुत सी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से भी बहुत मवाद है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त किस किस्म के जहनी बहरान और जहनी हिजान का शिकार है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर किस किस्म के दबाव हैं, इस तरह से अहकामात मुसलसल रोज़ाना की बेसिस पे आ रहे हैं कि इमरान खान के बारे में कोई खबर नहीं लगनी चाहिए, अगर हेडलाइन में इमरान खान का नाम नहीं होना चाहिए, अगर इमरान खान की तस्वीर दिखानी है तो उदास, हार्ट ब्रोकन, सैड किस्म की पिक्चर होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रेज करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तमाम दुनिया के अखबारात और ज़राए अबलाग उस खबर का इंतजार कर रहे हैं और पाकिस्तान में उसकी खबर इतनी नहीं है, लोगों को शायद उतना पता नहीं है उसका। लेकिन वो खबर पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खबर क्या है? वो है कि अब से तकरीबन 3 घंटे में, 3 साढ़े 3 4 घंटे में हॉलैंड के शहर दी हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस साउथ अफ्रीका की उस पिटिशन के ऊपर अपना फैसला सुनाएगी, जहां साउथ अफ्रीका इसराइल के खिलाफ एक पिटिशन लेके आया कि इसराइल जो कुछ भी गाजा में कर रहा है वो जीनोसाइड के खाते में आता है। अब जीनोसाइड का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको करते करते 3 4 साल लगेंगे कि जीनोसाइड बनता है ये नहीं बनता। तो साउथ अफ्रीका ने प्रोविजनल इंटरम मैयर्स और रिलीफ मांगे हैं, और प्रिंसिपल इंटरम रिलीफ जो मांगी है साउथ अफ्रीका ने वो ये है कि इसराइल को कहा जाए कि गाजा में फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए, सीज फायर किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड को अंदर आने दिया जाए, जीनोसाइड की एविडेंसेस को इसराइल तबाह नहीं करेगा, इंटरनेशनल मॉनिटर्स, डेलीगेशन, इन सबको अंदर आने की इजाजत जो है वो मिलनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन शेयरिंग भी इसकी कर दूं, थोड़ा सा आपको एक रियलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव में इसका दिखा दूं। ये तो खैर न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है। इस तरह की तमाम हेडलाइंस आपको दुनिया भर के अखबारात में मिलेंगी। Initial ruling expected in genocide case against Israel. What to know? The International Court of Justice is set to issue a decision on Friday that could call on Israel to stop its attack in Gaza, although it has few means of enforcement. लेकिन ये मैं आपको साइट दिखा दूं, ये खुद यूनाइटेड नेशन की साइट है, ये यूएन वेब टीवी है, जहां आप इसको अगर गौर से देखेंगे साइट पे आके तो यहाँ फैसला लोडेड है। यहाँ फैसला लोडेड है मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट, और ये फैसला जो है वो वहाँ के हिसाब से दिन के 1 बजे ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। मेरा ख्याल है यूरोप का टाइम जो है वो पाकिस्तान से 3 या 4 घंटे का इस वक्त फ़र्क है। तो आप जहन में रखिए कि दिन के 1 बजे दी हेग में ये फैसला सुनाया जाएगा। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि ये फैसला क्या हो सकता है। ये जहन में रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 प्रिंसिपल जजेस होते हैं, उसके अपने जस्टिस होते हैं, और ये तमाम जस्टिस कंट्रीज के नॉमिनीज होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर वहां पर युगांडा का जज हो सकता है, ब्रिटेन का जज हो सकता है, साउथ अफ्रीका का जज हो सकता है, तंजानिया का जज हो सकता है, पाकिस्तान से हो सकता है, इंडिया से हो सकता है, और फिर दो जो कंट्रीज होते हैं, जो डिफेंडेंट होता है जो इसराइल है और जो प्लेंटिफ होता है जो साउथ अफ्रीका है, उनके एक एक जज को इस पैनल में ऐड किया जाता है। यूं 17 जजेस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 11 और 12 जनवरी को इस पिटिशन को सुना। अब 12 जनवरी से अब तक आप हिसाब करें, 8 और 5 13 दिन गुजर गए हैं। इन 13 दिनों में अमेरिका, इसराइल और बरतानिया और यूरोप के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उन्होंने इन कंट्रीज के अंदर दुहाई दी हुई होगी बहुत ज़्यादा। उन्होंने इन तमाम जहाँ जहाँ से ये जजेस आए हुए हैं, कोई जज युगांडा से है, तंजानिया से है, इजिप्ट से है, तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने उन ममालिक के अंदर कितना प्रेशर डाला होगा, कितना ज़्यादा कैरेट एंड स्टिक वहाँ पे की होगी। तो इस बैकग्राउंड को जो आप अपने माइंड में रखें तो मैं ही कम अज़ कम ये एनालिसिस कर सकता हूँ इन माई हम्बल एनालिसिस एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि यहाँ बहुत ही कमज़ोर किस्म का फैसला आएगा। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इतनी हिम्मत भी नहीं होने लगी कि ये कह सकें कि इसराइल जो है फौरी तौर पे गाजा में जंगबंदी करे, क्योंकि अगर ये कह भी दें तो इसराइल ने जंगबंदी फिर भी नहीं करनी, उन्होंने इनकी बात नहीं माननी, बिकॉज कोर्ट के पास कोई तरीका नहीं है अपने ऑर्डर को मनवाने के लिए। लेकिन अगर ये कोर्ट ऐसे कह देगी तो इसराइल की बेइज्जती बहुत हो जाएगी, ह्यूमिलिएशन हो जाएगी, इखलाकी तौर पर इसराइल को बड़ी डस पड़ेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तमाम इतना प्रेशर डाला गया होगा इन जज साहिबान पे
कि ये फैसला भी नहीं करेंगे। ये क्या फैसला करेंगे? मेरे ख्याल में ये फैसला ये करेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन एड आने दें, ऑब्जर्वर्स को जाने दें, इसराइल जरा हाथ खोला रखे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेट्स सी इफ आई एम प्रूव राइट, इफ आई एम प्रूव रॉन्ग। अब आप ये जहन में सवाल पूछ रहे होंगे कि यार ये पूरी दुनिया जो है ये कितनी घटिया है, कितनी मुनाफिक है, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज साहिबान के भी ये हालात हैं कि उनके ऊपर दबाव आता होगा, और डेफिनेटली आता होगा, यह हमें कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, मैंने बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रखी है। तो फिर ये दुनिया किस किस्म की है? एक्चुअली दुनिया में इंटरनेशनल लॉ का कोई भी कानून, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है। इंटरनेशनल लॉ एक बहुत ही कमजोर किस्म का कानून है, और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल लॉ को किसी सॉवरेन की, किसी सुल्तान की, किसी किंग की, किसी फोर्स की इंप्लीमेंट करने के लिए उसको ताकत हासिल नहीं है। इसीलिए आप नेशनल सिक्योरिटी, सॉरी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का सुनते हैं कि वहां जो 5 बुनियादी तौर पे वीटो विल्डिंग पावर्स हैं, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना जो है, उन्हीं के पास बेसिकली पावर है कि वो किसी डिसीजन को इम्पोज कर सकें, लेकिन वो भी खैर प्रैक्टिकल टर्म्स में इम्पोज नहीं कर सकते हैं। फर्क यह है कि जो डोमेस्टिक लॉ होता है, जो नेशनल लॉ होता है किसी मुल्क का, जिसको उसका इंटरनल या नेशनल लॉ कहते हैं, वहां पर एक सॉवरेन एग्जिस्ट करता है। इसलिए अमेरिका के अंदर, बर्तानिया के अंदर, कनाडा के अंदर तो कानून बहुत मजबूत है, लेकिन इंटरनेशनली कानून की कोई इम्पोजिशन जो है, उसकी इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। बदकिस्मती से पाकिस्तान के केस में वहां पर जो इंटरनल सॉवरेन है, वो अपने ऊपर तो कानून रखा हुआ है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने अपने अंदर, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को वो काम जो है वो नहीं करने देते। पर ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इस किस्म का एक फैसला आएगा। लेट्स सी कि 3 घंटे में क्या चीज आप देखते हैं। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ और सीधा इमरान खान साहब की तरफ, जहां पर आपने कई दफ़ा सोचा होगा शायद कि इमरान खान के बारे में आपको पाकिस्तान के अखबार जो अंग्रेजी के हैं, डॉन हो गया, ट्रिब्यून हो गया, नेशन हो गया, बहुत सी चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खबरें आपको इमरान खान साहब के हवाले से नहीं मिलती। आपको पीटीआई ऑफिशियल चैनल पे मिल जाती हैं, ब्लॉग ऑफ सफ़ियर से मिल जाती हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से मिल जाती हैं, ट्विटर से मिल जाती हैं, लेकिन अखबार पे नहीं मिलती, टीवी में आपको नहीं मिलती। और आप अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनको कहा गया है कि इमरान खान के बारे में खबरें ना दें। We're learning right now exclusively that the former Prime Minister Imran Khan has been totally banned from Pakistani TV channels. ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, पेमरा ने इमरान खान की तकारीर, गुफ्तगू और बयानात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। Now the political tensions in Pakistan surrounding former Prime Minister Imran Khan spiral to a new level. This time the country's media watchdog has banned airing of Khan's speeches and press communication. मैं चूंकि मुझे ज़ाहिर है कि एक व्लॉग अपना करना होता है, मुझे बहुत से फैक्ट्स चाहिए होते हैं, तो मैं हर वक्त रिसर्च कर रहा होता हूँ इमरान खान कॉमा डॉन, इमरान खान कॉमा ट्रिब्यून, या इमरान खान पाकिस्तान में गूगल पे भी चेक करता हूँ, साइट्स पे भी जाके चेक करता हूँ, और मेरी एक हंगर होती है कि मुझे खबर मिले। और अक्सर मुझे बहुत मायूसी होती है जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान के बारे में मुझे कोई भी सब्सटेंटिव खबर जो है वो नहीं मिल सकती। अब अल जजीरा ने, जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, उसने इस हवाले से एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट निकाली है गुज़िश्ता 12-18 घंटों में। इस रिपोर्ट के पॉइंट्स मैं आपके सामने बताऊं। मेरी कोशिश है कि मैं अल जजीरा की ये जो स्टोरी है, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं, विंडो के अंदर, लेकिन इसके पॉइंट्स देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो स्टोरी है अल जजीरा की, इसने सीरीज ऑफ इंटरव्यूज की हैं अल जजीरा ने बहुत से रिपोर्टर्स के साथ, टेलीविजन चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ के साथ, ब्यूरो चीफ्स के साथ, और उनके में शायद और भी लोगों के साथ। और ये इंटरव्यूज जो हैं वो इस्लामाबाद में और लाहौर में प्रिंसिपली तौर पे कंडक्ट किए गए हैं। बाज़ लोगों के ने अपने नाम दिए हैं, बहुत से लोगों ने अपने नाम नहीं दिए। उनके नाम जो हैं वो अल जजीरा ने खुफिया रखे हैं। लेकिन इन्होंने बताया क्या? उन्होंने बताया कि उनको हर वक्त तकरीबन रोज़ ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इशारा उनका गालिबन आईएसआई है, कि शायद लिखा ही हुआ है कि इंटेलिजेंस की तरफ से उनको कॉल्स आती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, उनको कॉल आती, और उनको मसलसल बताया जाता है कि इमरान खान के बारे में खबर, इमरान खान का नाम नहीं लेना है, इमरान खान के बारे में खबर नहीं देनी है। सो इमरान खान के बारे में जितनी भी खबरें होती हैं सराय ब्लॉक के पास, मीडिया पोर्टल्स के पास, चैनल्स के पास, अखबारात के पास, वो अखबारात को प्रेशराइज किया जाता है कि आप उसे सेल्फ सेंसर करें और कम से कम इमरान खान की खबर दें। अच्छा, ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है इमरान खान के हवाले से, वो इतनी शदीद और इंटेंस है कि इस हद तक बताया जाता है कि कोशिश करें कि इमरान खान का खबर अगर आ ही गई है और उसको पब्लिश करना ही पड़ गया, तो उसे आपने हेडलाइन में इमरान खान का नाम नहीं डालना। आप खबर की बॉडी के अंदर, उसकी टेक्स्ट में कहीं 3, 4, 5, 8वें पैराग्राफ के अंदर इमरान खान का जिक्र कर दें होले तरीके से, लेकिन वहां पे ऊपर नहीं डालना। अच्छा, फिर यह कि इमरान खान की फोटो, तो तस्वीर जो है इमरान खान की, वो तो ना ही पब्लिश करें, लेकिन अगर पब्लिश करनी है तो फिर कोई तस्वीर ऐसी हो जिसमें इमरान खान बहुत हार्ट ब्रोकन लगे, सैड लगे, डिप्रेस लगे कि बहुत रंजीदा है, हिम्मत हार चुका है, एक सेंस ऑफ डिफीट उससे पता चले। यानी इमरान खान की कोई भी बीमिंग, कॉन्फिडेंट किस्म की तस्वीर जो है वो ज़राए ब्लॉक को हुक्म है कि उन्होंने पब्लिश नहीं करनी है। फिर उसमें यह भी है कि पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल डिसेप्शंस, द मदर ऑफ ऑल सिलेक्शंस, इनको आपने इंडिपेंडेंट लिखना है।
आपने पाकिस्तान के मीडिया में जितने भी लोग तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिया है उनको आपने आज़ाद उम्मीदवार कहना है, उनको आपने तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं कहना। और एक पॉइंट ये है कि ज़्यादातर ये जो प्रेशर है ये टेलीविजन चैनल्स के और मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अखबारात हैं, उनके मालिकान के जरिए एक्सरसाइज किया जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं थोड़ा सा इस पर डाइग्रेस करके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान के अंदर सैटेलाइट टेलीविजन चैनल शुरू हुआ पहले 2000 में दुबई से, जब एयरवाई ने वहां से अपनी ब्रॉडकास्ट शुरू की, पहले लंदन फिर दुबई से, और उसके बाद 14 अगस्त 2002 को जब जियो ने अपनी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट शुरू की पाकिस्तान के अंदर से, तो 2000 से लेके 2008 तक का जो टाइम पीरियड है, पहले 7-8 बरस, उसमें टेलीविजन चैनल्स के जो प्रोफेशनल एंकर पर्सन्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, वो निस्बतन बहुत ज़्यादा आज़ाद थे, खास करके टेलीविजन एंकर पर्सन्स। क्योंकि उस वक्त तक जो टेलीविजन चैनल्स शुरू में आए, जैसे जियो था, उनके अपने अखबारात थे, बी न्यूज़ था, उनका जंग अखबार था, उनका एक अखबार का कल्चर था। इसी तरह उस ज़माने में नवाए वक्त ने अपना एक वक्त टेलीविजन चैनल लॉन्च किया, फिर डॉन ने अपना अंग्रेज़ी का चैनल लॉन्च किया, और बिजनेस रिकॉर्डर ने अपना चैनल लॉन्च किया, उनका चैनल था बिजनेस रिकॉर्डर का। तो ये जितने भी इनिशियल प्लेटफॉर्म्स थे, ये सब चूंकि अखबारात के कल्चर से आए थे, तो इनके यहाँ एक बेसिक सेंस ऑफ बैलेंस था, एक इंटरनल बैलेंस था कि आपने जो प्रोफेशनल रिपोर्टर है, लिखने वाला है, जो कॉलमनिस्ट है, जो आपका काम करने वाला है, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि अखबारात के कल्चर में ऐसा नहीं था। 2008 के बाद पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, कोई बिस्कुट बनाता है, कोई जूते बनाता है, किसी की फैक्ट्रियां हैं, कोई खाद का काम करता है, कोई घी बेचता है, कोई बेकरियां चलाता है, उन सब ने टेलीविजन चैनल जो हैं वो जब बनाने शुरू कर दिए। इनका कल्चर डिफरेंट था। इन्होंने टेलीविजन चैनल बनाए ही इसलिए कि सरकार से, हुकूमत से, डिप्टी कमिश्नर से और एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात रखने, ताकि हमें टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर हमें सीट मिल सके। ये इनका बुनियादी मकसद था, ताकि हमें लोग, आर्मी चीफ हमें बुलाए मुलाकात के लिए, हमें प्रेसिडेंट बुलाए, प्राइम मिनिस्टर बुलाए, हमें जज साहिबान से हमारी मुलाकात हो। इनका टेलीविजन चैनल बनाने का बुनियादी मकसद ये था। इनका कोई कल्चर नहीं था, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था मीडिया का। तो ये अभी जो सूरत हाल बहुत एक इंटेंस इंतहा लेवल पे देख रहे हैं, ये सूरत हाल 2008 से बतदरीज डेवलप होनी शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिशमेंट को समझ आई। नॉट दैट कि एस्टैब्लिशमेंट इनको लेकर आई, ये बिजनेसमैन खुद आए अपने फायदे में, ये कोई एस्टैब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को कुछ सालों में समझ आ गई कि आपको एंकर से और रिपोर्टर से और ब्यूरो चीफ से बात करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो आपके मुंह लगेगा, वो आगे से 10 आर्गुमेंट करेगा, वो कहेगा नहीं मेरी फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मैं ये मानता हूं, मैं ये नहीं मानता। आप सीधा सीधा मीडिया टाइकून ओनर को कहें ऐसे करके ठक, उसको कहें शट अप, वो आगे से बोल ही नहीं सकता, बिकॉज आप उसकी फैक्ट्री जो है वो बंद कर सकते हैं। और एंकर तो खासी बहस करते रहे हैं, जब तक आपने 2022 में उनको उठा के रंगा करके मारना नहीं शुरू किया, उनको मुल्क से दौड़ने पे मजबूर नहीं किया, उनको कत्ल नहीं किए, उतनी देर तक टीवी एंकर्स और टीवी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आवाज उठाते रहे, कुछ ना कुछ रेजिस्ट जो वो करते ही रहे। बट एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड स्टोरी बहुत देखने वाली है। इसके साथ एक दूसरी भी स्टोरी है जो एशिया निकी की स्टोरी है, जो ये कहती है कि चूंकि तहरीक इंसाफ को तमाम मीडिया डिनाई कर दिया गया है, और उनकी तमाम तर जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन, पॉलिटिकल आउटरीच है, वो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड करती है। और सोशल मीडिया जो है, अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का तमाम तर टारगेट और फोकस जो है वो ये है कि सोशल मीडिया को कैसे कर्ब किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और ये बहुत ज़्यादा इसका खतरा है कि जो इलेक्शन के पहले के दिन है, यानी 7 फरवरी है या 8 फरवरी है, या तो इंटरनेट मुकम्मल ही शट डाउन कर जाएगा अलॉन्ग विद ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह, ये सब गुम हो जाएंगे, या ये है कि फोकस्ड और टारगेटेड अटैक्स किए जाएंगे डिफरेंट शहरों में। लाहौर के बाद सेक्टर्स में उसको उड़ा दे, ताकि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल ना कर सके, ना ही रिजल्ट्स ट्रांसमिट कर सके और ना रिजल्ट्स आ सके। सो एक टोटल ब्लाइंडनेस पैदा करके अपनी मर्जी के रिजल्ट पैदा कर दें, और वो नवाज शरीफ जिसके पास सिर्फ 16% अप्रूवल रेटिंग है, जिसकी 20 सीटें नहीं निकल सकती, उसको किसी तरह से खींच तांच के 80-90 सीटें दे दें। वो पीपल्स पार्टी जिसको मर के भी 30-35 हज़ार सीटें नहीं मिल सकती सिंध से, उसको किसी तरह से 60 सीटें खींच के दें, 40 दे दें सिंध और कराची से, दे दें 10 उनको बलूचिस्तान से, दे दें 10 उनको इसे कहते हैं साउथ पंजाब से। तो ये इस किस्म का प्लान जो है वो लगता है। तो ये पूरा एक साजिश का बाजार है, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने जो है वो कर दिया है। अच्छा, इसी लिहाज से एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो ये स्टोरी है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, जिसका टाइटल है बैटलेस पीटीआई लॉक्ड आउट ऑफ द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। टाइटल है बैटलेस पीटीआई लॉक्ड आउट ऑफ पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। ये स्टोरी मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि चूंकि दूसरी तरफ अल जजीरा की स्टोरी ये कहती है कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को आज़ाद कैंडिडेट लिखें, उनको आज़ाद इंडिपेंडेंट लिखें, उनको पीटीआई का कैंडिडेट लिखें। अब ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी अखबार ने खुद लिखी है मेहनत करके, या कहीं से आ गई है, उनको कहा गया कि छापें, बिकॉज ये स्टोरी बड़ी डिप्रेसिंग पिक्चर पेश करती है। ये स्टोरी कहती है कि पीटीआई के लोग कहीं नहीं जा सकेंगे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज अगर वो इलेक्ट होकर हाउस में आ भी जाते हैं तो
कानून ये कहता है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो लोग इंडिपेंडेंट हैं उन्हें किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सियासी जमात उसको समझता है जिसके पास एक निशान हो। चूंकि तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन से तहरीक इंसाफ तो एक सियासी जमात ही नहीं है, तो उसको ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो आपको खासा डिप्रेशन होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अल जज़ीरा की स्टोरी आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस वक्त ज़राए अबलाग के पीछे जो पूरे साइकोलॉजिकल माइंड सेट बैठे हुए हैं पिंडी के अंदर, जो पूरे साइकेट्रिस्ट उन्होंने बैठाए हुए हैं पाकिस्तानी कौम की नफ्सियात को कंट्रोल करने के लिए, उनका गोल ही यही है कि आपने पाकिस्तान के लोगों को नफ्सियाती तौर पे डिप्रेस करना है, उनकी हिम्मत तोड़नी है, उनकी उम्मीदें जो हैं उसके ऊपर आपने पानी फेर देना है, उनको एहसास दिलाना है कि तुम फंस चुके हो, तुम ट्रैप हो चुके हो, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है और हम ही हम ताकतवर हैं। आपको पता है उनमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत है जो एक सहाफ़ी को बुला के उन्होंने कहा था कि आप एक इंसान से नहीं मिल रहे हैं, मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक इदारा हूँ। तो ये वाली मेंटालिटी जो है वो आप इसको देख रहे हैं। अब इसी सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर अच्छा एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर भी है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द सीट्स जहां नेशनल असेंबली में अपने कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए हैं, तीसरी बड़ी जमात बन के तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त तरबियत कर रही है और 264 परहैप्स मैक्सिमम, वैसे तो 266 सीट्स हैं लेकिन गालिबन 2 सीटों पर शायद इलेक्शन नहीं हो रहा होगा। 264 सीट्स में से 226 सीटों के ऊपर 226 आउट ऑफ 264 सीट्स पे तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली के लिए अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और गालिबन 297 जो सीट्स पंजाब की हैं, ये पता नहीं 290 हैं, उनमें से भी 270 और समथिंग उन्होंने खड़े किए हैं। और यूं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स वो तीसरी बड़ी सियासी जमात बन चुकी है आफ्टर आई थिंक आफ्टर PMLN, आफ्टर PTI एंड आफ्टर PMLN एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब इसके क्या मतलब, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की एक पूरी तैयारी है और ये एक ऐसा फैक्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जो भी मेरी नज़र में आई है जिसको अब तक हमने, कम से कम मैंने इसको इग्नोर किया, शायद और लोगों ने इसको कवर किया हो कि भाई ये भी राहों में खड़े हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी इन्होंने इस्तेमाल करना है। हम तो इंडिपेंडेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुख्तलिफ सियासी जमातों का ही सोचते रहे कि वहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होनी है, यहाँ भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है होनी है। ये घोड़ा भी तैयार है। आपको याद है इस घोड़े को आखिरी दफा उस वक्त इस्तेमाल किया गया था जब 2021 में इमरान खान ने DGISI को कंफर्म करने में डिले किया, रिफ्यूज कर दिया था जनरल नदीम अंजुम का उन्होंने अपॉइंटमेंट को। और उस वक्त आखिरी दफा जनरल बाजवा ने, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एज पर माई एनालिसिस, तहरीक लबैक पाकिस्तान को सड़कों पर निकाला था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मजबूर करने के लिए। ठीक है, ये तो चले हिस्ट्री और बैकग्राउंड हो गया। अब ये वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज हैं जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान अडियाला जेल में एक बार फिर रिपोर्टर्स को मिलते हैं और वो रिपोर्टर्स को कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज इसके बहुत ही खतरनाक और खौफनाक नताइज मुल्क के लिए निकलें। ये नाचीज़ बेचारा चीखें मार मार के रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सुधाई की। मैं अरसे से यही दुहाई दे रहा हूँ कि इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलने हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा इसके बड़े खतरनाक नताइज जो हैं वो निकलेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी जमात के साथ हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, ताहम उन्होंने बहुत ही फर्मली ये कहा कि उनको जो मैसेजेस मिल रहे हैं या उनसे एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद PTI इमरान खान सपोर्ट करें बिलावल की पीपल्स पार्टी को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ना तो हम इलेक्शन से पहले ना हम इलेक्शन के बाद हम PPP को सपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने आप सबके लिए मैंने कहा था मैं उठाऊंगा, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान ने एक बहुत ही बोल्ड, प्रिंसिपल्ड और तारीखी स्टैंड लिया पाकिस्तान की कौम को जगाने के लिए, उसको शऊर देने के लिए, उसकी ज़मीर को उठाने के लिए, उसके सामने एक तजाद खड़ा करने के लिए ताकि वो समझ सके कि क्या हो रहा है। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. I decided to enter the field of politics. ये आज सुन लो, जो भी हो जाए आखिर तक जाऊंगा। नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीम। जब इमरान खान को एक ज़माने में, आपको याद है मैंने एक वीडियो की थी जो बहुत मशहूर हो गई थी जिसमें मैंने कैका मार दिया था बेसाख्तगी से, जब एक अफसर ने मैसेज भेजा था इमरान खान को, वो मे 9th के बाद की बात है मेरा ख्याल है, कि आप के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, एक उनको मैसेज दिया गया था कि आप बरतानिया चले जाएं, अपनी बीवी के पास चले जाएं, बच्चों के पास चले जाएं। तो मैंने उस हवाले से, क्योंकि उसमें बीवी का जिक्र था जमामा का, तो मैंने कहका मारा था कि वो तो एक्स वाइफ है, उसके पास कैसे वो जा सकते हैं। उसी वीलॉग में और उससे अगले वीलॉग्स में मैंने एक चीज़ कही थी कि इमरान खान के पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी बरतानिया चले जाने की, पाकिस्तान से बाहर निकल जाने की, जो उनको पॉलिटिकली नुकसान ना पहुंचाती, वो थी कि जब उन्हें ज़ख्मी कर दिया गया था शदीद कातलाना हमले में ऑन 3rd of November 2022, उस वक्त उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इमरान खान
इलाज की वजह से, चूंकि वाकई जख्मी थे और उनकी उनकी बोन इंजरीज थी, उनका फ्रैक्चर था, कि वो बरतानिया चले जाते और फिर वहाँ ही रहते, वहाँ से वापस ना आते और अपनी पॉलिटिक्स चलाते। जब मैंने ये कहा था तो आप में से बहुत से लोगों ने, आपको याद होगा, बहुत उसको क्रिटिसाइज किया था कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसे इमरान खान कर सकते हैं, इमरान खान इस किस्म का बंदा नहीं है, इमरान खान का बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है, सो ऑन सो ऑन। इस वजह से मेरी अभी भी रिजर्वेशंस हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कि इमाम खोमेनी की तरह अगर इमरान खान बरतानिया में होते तो बरतानिया से वो पूरी यूरोप में जा सकते थे, अमेरिका आ सकते थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहुंच सकते थे और वहां से वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम जनरेट कर सकते थे। जेल में बैठा हुआ इमरान खान टोटल इनकम्युनिकाडो है, उसकी कोई खबर, उसकी कोई तस्वीर, उसका कोई कोट, उसका कोई एक्चुअल मैसेज जो है वो बाहर नहीं आ रहा और वो अपनी पार्टी को कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन देने की सिचुएशन में नहीं है। वैसे आप बेशक नारे मारें, आप कहें कि इमरान खान जेल में है और जनाब अगर जेल में ना होता, पाकिस्तान से इमरान खान चला गया होता, नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बहाना करके चले जाने में और इमरान खान के मजबूरी में पाकिस्तान से चले जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इसे समझ सके वही समझ सकता है, जो ना समझ सके उसको कोई समझाए, उसको ज़बरदस्ती नहीं सकता। पर ये एक डाइग्रेशन मैंने किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी ताकि लोग जो हैं वो उठ खड़े हों, लोगों को समझ आए। अब मैं असल बात करें, जब आप उठ खड़े होने की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने देखा है कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद नौजवान नस्ल को सड़कों पर निकल आना है और उसको हाथ में डंडे उठाने हैं, सोटे उठाने हैं, पत्थर उठाने हैं और इस तरह से एक रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगा। लोग आके सरकारी इमलाक के बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर हमला कर देंगे। लोगों की थिंकिंग प्रिडोमिनेटली इसी किस्म की है। मैं समझता हूँ शऊर का, ये रेवोल्यूशन का ताल्लुक महज सड़कों पर निकलने के साथ नहीं है। इमरान खान जिस शऊर को पैदा करना चाहते थे वो सिर्फ नौजवान नस्ल का शऊर नहीं है जो उनको मुर्शद कहते हैं। इसमें पाकिस्तान के जो तमाम हलके हैं, जो पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान के टीवी एंकर्स हैं, पाकिस्तान के मीडिया टाइकून्स हैं, पाकिस्तान की टॉप बिजनेस क्लास है, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं और सबसे बढ़ के वकला हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वकला तहरीकें हैं, बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और हर सूबे के अंदर है। तो इमरान खान ये तवक्को करते होंगे कि जब वो स्टैंड लेंगे एक मॉरल और एक चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी तो पाकिस्तान की इन एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों का भी ज़मीर उन्हें झंझोड़ेगा और ये उठ खड़े होंगे, इनको एहसास होगा। मैंने अगर इस किस्म की कोई चीज़ देखी है, 5-10% से ज़्यादा नहीं देखी। आपने देखा बहुत से ऐसे मीडिया पर्सन्स जो पहले इमरान खान के बहुत खिलाफ थे, वो आजकल थोड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव बात आपको या कोई बैलेंस बात करते नजर आते हैं। ये एक छोटा सा उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन होल सेल मैंने पाकिस्तान के अंदर कोई ज़मीर जागते हुए नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। ये कोई खाली जो अंडर 25 नौजवान नस्ल है उसके रेवोल्यूशन की बात नहीं है, बात इस चीज़ की। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ और आपको बात मेरी बहुत बेहतर समझ आ जाएगी। 2012 में जिसको कहा जाता है निर्भया केस, 2012 में दिल्ली शहर में एक 22 बरस की लड़की जो है उसे एक बस में रेप किया गया, उसे दुकूब किया गया, उसकी डेथ हो गई। उसको हिंदुस्तान की हुकूमत ने, बहुत बड़ा केस बना, उसको सिंगापुर भेजा इलाज के लिए, बट शी डाइड। उसके केस में हिंदुस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशनरी थॉट पैदा हुई कि इस किस्म के जुर्म की जो है कोई गुंजाइश नहीं है, इसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। वैसे हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन की उसकी आबादी है, उसके तूलो अरज में हर दिन में शायद 100 से ज़्यादा रेप होते होंगे। पाकिस्तान में भी बहुत रेप होते हैं, अफ्रीका में बहुत रेप होते हैं। मेरा मकसद कोई हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करना नहीं है, बट हिंदुस्तान के तूलो अरज में सैकड़ों रेप होते होंगे, कम से कम 100 रेप हर दिन होते होंगे। लेकिन हर रेप रिपोर्ट नहीं होता, हर रेप से झटका नहीं लगता लोगों को, हर रेप का लोगों को पता नहीं चलता। दिल्ली का रेप जो है वो इसलिए उसने हिट किया इंडियन कॉन्शियसनेस को कि वो उनकी आंखों के सामने हुआ, वो रिपोर्ट हुआ, उनको उसका पता चला, उसने उनको हर्ट किया, उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। इसे कहते हैं जब उन्होंने रिएक्ट किया तो उन्होंने उसके ऊपर एक पोजीशन ली और दुनिया ने भी उसके ऊपर पोजीशन ली। इसी तरह से महात्मा गांधी की जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, जिसमें महात्मा गांधी ने लोगों को कहा था कि आप डंडे खाएंगे सर फट जाएंगे, लेकिन आपने आगे से गीटा पत्थर जो है उठा के नहीं मारना। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने अंग्रेज जो इस्टेब्लिशमेंट थी और जो अंग्रेज ज़रा इब्लाग थे, उनके जो सोच, उनके पढ़े लिखे लोग थे, ब्रिटिश इंग्लिश इंटेलिजेंसिया थी, उसको बहुत मुतासर किया। और ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल ही थी गांधी जी की, जिसके नतीजे में इंग्लिश जो है उन्होंने गांधी को एक बहुत बड़े आइकन के तौर पर, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के तौर पर देखा। मुझे मुझे शक ये है कि जिस किस्म का ज़मीर जो है एक्सपेक्ट करते थे इमरान खान, मैं भी एक्सपेक्ट करता था, वो ज़मीर पाकिस्तान में मुझे कहीं नजर आ नहीं रहा। अब इस पे आप लोग अपना कमेंट करें, ये मेरा आखिरी स्टेटमेंट। फिर लेट्स सी, फिर मुलाकात होती है आपसे।